यो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग यहां पर आ गए हैं मैथमेटिक्स का फॉर्मूला मैराथन लेकर। तो अब बेसिकली यहां पर होगा क्या, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ का लिंक मिलेगा। बेसिकली आपको सारे के सारे नोट्स मिलेंगे और भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। वहां पर आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। अब इस पीडीएफ में फॉर्मूला लिखने की जगह मैंने खाली छोड़ रखी हुई है, ठीक है। इस वाले पीडीएफ में फॉर्मूला लिखने की जगह मैंने खाली छोड़ रखी है, वो हम लोग यहां पर साथ साथ भरेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, मैं सिर्फ एक बार मैं अपने आप से लिखता रहूंगा या भरता रहूंगा तो उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है, राइट। फिर तो मेरा ही रिवीजन हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट करके अपने आप से लिखोगे तो फिर इसमें मजा आएगा, राइट। तो यहां पर आप लोगों ने इसका प्रिंट आउट निकाल लो, आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और प्रिंट आउट निकालने के बाद आप लोग मेरे साथ साथ इसमें लिखना। तो जितने भी चैप्टर्स के जितने भी फॉर्मुलाज हैं वो सारे के सारे हम लोग यहां पर कवर करते हुए चलेंगे। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सेशन होने वाला है ये। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो रेशियो का है वो ये है कि if a quantity increases or decreases in the ratio A is to B, then the new quantity is equal to। अच्छा, इसका याद है हम लोगों ने एक वो वाला क्वेश्चन किया था ना कि उसका वेट है वो 5:4 के या 5:6 6:5 के रेशियो में अपने वेट को लूज करता है। अगर उसका वेट पहले 50 किलो था तो अब उसका वेट कितना होगा। तो हम लोगों ने तो यूनिटरी मेथड से कर लिया था, लेकिन अगर एग्जाम में थियोरेटिकल फॉर्मूला आ जाए तो फिर क्या होगा। तो फिर इसमें आप लोगों को करना होगा B इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी, B इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन होल डिवाइडेड बाई A, ठीक है। B इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी होल डिवाइडेड बाई A, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा अगर आपका एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। उसके बाद इनवर्स रेशियो ऑफ A बाई B का इनवर्स रेशियो क्या होगा, B बाई A हो जाएगा। फिर कंपाउंड रेशियो, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर रेशियोज इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो A बाई B और C बाई D का कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो इट विल बी A बाई B इंटू C बाई D। सिंपली आपको दो रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट देखो डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अपने का स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर। तो अगर अगर आपको A बाई B का डुप्लीकेट रेशियो चाहिए तो इट विल बी A स्क्वायर बाई B स्क्वायर, राइट। इट विल बी A स्क्वायर बाई B स्क्वायर, राइट। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट। तो अगर आपको A इज टू B का सब डुप्लीकेट रेशियो चाहिए तो दिस विल बी A का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई B का स्क्वायर रूट, ठीक है। A का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई B का स्क्वायर रूट। अगर आपको ट्रिप्लिकेट रेशियो चाहिए, A बाई B का आपको ट्रिप्लिकेट रेशियो चाहिए, तो ट्रिप्लिकेट रेशियो कैसा आएगा, ट्रिप्लिकेट रेशियो आएगा A क्यूब बाई B क्यूब, A क्यूब बाई B क्यूब। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या आएगा, A का क्यूब रूट डिवाइडेड बाई B का क्यूब रूट, ठीक है। न्यूमरेटर का भी क्यूब रूट, डिनोमिनेटर का भी क्यूब रूट। तो ये हो जाएगा A का क्यूब रूट डिवाइडेड बाई B का भी क्यूब रूट, A का क्यूब रूट डिवाइडेड बाई B का क्यूब रूट। ये हो गया आपका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है। रेशियो में और कोई खास एज सच फॉर्मूले है नहीं। हम लोग आ जाते हैं प्रोपोर्शन पे। तो प्रोपोर्शन पे सबसे पहले चीज आती है क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल बड़ा सिंपल सा होता है कि अगर A बाई B इज इक्वल टू C बाई D है, देन क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C, राइट। अच्छा, इन्वर्टेंडो क्या होता है, अगर A बाई B इज इक्वल टू C बाई D तो इन्वर्टेंडो में क्या हो जाता है, दोनों रेशियोज को आप इनवर्स कर देते हो, रेसिप्रोकल कर लेते हो। देन B बाई A इज इक्वल टू D बाई C, देन B बाई A इज इक्वल टू D बाई C। ऑल्टरनेंडो क्या होता है, अगर A बाई B इज इक्वल टू C बाई D होता है तो फिर ऑल्टरनेंडो में क्या हो जाता है, या तो आप इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दो या फिर आप इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि या तो A बाई C इज इक्वल टू B बाई D, मतलब मैंने B और C की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया, यस। या फिर मैं A और D की पोजीशंस को इंटरचेंज करके ऐसे लिख सकता हूं, D बाई B इज इक्वल टू C बाई A, D बाई B इज इक्वल टू C बाई A। तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं, ठीक है। कॉम्पोनेंडो क्या होता है, तो अगर A बाई B इज इक्वल टू C बाई D तो फिर कॉम्पोनेंडो में हो जाएगा A प्लस B डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू C प्लस D डिवाइडेड बाई D। ये हो जाएगा कॉम्पोनेंडो, ठीक है। सिमिलरली डिविडेंडो क्या हो जाएगा, तो डिविडेंडो में आपको सिंपली माइनस करना होता है। तो ये हो जाएगा A माइनस B अपॉन B इज इक्वल टू C माइनस D अपॉन D, C माइनस D अपॉन D, ठीक है। फिर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, तो इफ A बाई B इज इक्वल टू C बाई D तो ये हो जाएगा A प्लस B अपॉन A माइनस B इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन C माइनस D।
ठीक है, ये हो जाता है आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब एडेंडो क्या हो जाता है? एडेंडो होता है कि if a by b is equal to c by d is equal to e by f ऐसे चलता जा रहा है तो हर रेशियो न्यूमरेटर्स का टोटल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स के टोटल के बराबर होगा। मतलब इट विल बी कि a by b विल बी इक्वल टू a प्लस c प्लस e प्लस डॉट 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 होल डिवाइडेड बाय b प्लस d प्लस f प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो a बाई बी भी इसके बराबर होगा, सिमिलरली c बाई डी भी इसके बराबर होगा, a प्लस सी प्लस ई प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय b प्लस d प्लस f प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो एवरी रेशियो विल बी इक्वल टू दिस, तो e बाई f विल ऑल्सो बी इक्वल टू a प्लस सी प्लस ई प्लस डॉट 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 होल डिवाइडेड बाय b प्लस d प्लस f प्लस डॉट 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 होल डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एडेंडो। सबट्रैंडो में क्या होता है? सबट्रैंडो में अगेन सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर है, a by b is equal to c by d is equal to e by f is equal to dot 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 dot, then every ratio will be equal to a minus c minus e minus dot 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 whole divided by b minus c minus f minus dot 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 dot। मतलब ये हो जाएगा a by b will be equal to a minus c minus e minus dot 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 whole divided by b minus d minus f minus dot 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 dot। सिमिलरली ये जो दूसरा रेशियो है c बाई डी, ये भी ऐसा ही हो जाएगा, c बाई डी इज इक्वल टू a माइनस सी माइनस ई माइनस डॉट 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 होल डिवाइडेड बाई b माइनस डी माइनस f माइनस डॉट 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 डॉट। सिमिलरली ये जो तीसरा रेशियो है e बाई एफ, ये भी ऐसा ही हो जाएगा। अब जगह है तो यहां पर लिख देता है e बाई एफ इज इक्वल टू a माइनस सी माइनस ई माइनस डॉट 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 होल डिवाइडेड बाई b माइनस डी माइनस एफ माइनस डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इस तरह से आपका सबट्रैंडो भी हो गया। तो रेशियो वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया और प्रोपोर्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। आ जाते हैं इंडिसेस पर। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं इंडिसेस पर। अब देखो a रेज टू द पावर n का मतलब क्या हो गया? a इंटू ए इंटू ए इंटू ए टिल n टाइम्स, मतलब जब तक भी a है तो ये हो जाएगा a इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट 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 इंटू ए, ये आएगा n टाइम्स। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा n टाइम्स। ठीक है, फिर a रेज टू द पावर माइनस n क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर n, 1 अपॉन a रेज टू द पावर n। a रेज टू द पावर 0 क्या होता है? a रेज टू द पावर 0 होता है 1। और ये बेसेस अगर सेम हो, टाना नाना नाना नाना, पावर्स अलग अलग हो, टाना नाना नाना नाना, बीच में मल्टीप्लाई हो, टाना नाना नाना, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर m प्लस n, ये हो जाएगा a रेज टू द पावर m प्लस n। ठीक है, उसके बाद a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n विल बी इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। ठीक है, a रेज टू द पावर m माइनस n। उसके बाद ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ इंडिसेस आया, a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n। तो इसमें क्या होता है? ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं एंड दिस विल बी a रेज टू द पावर m n, या फिर इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं a रेज टू द पावर n होल रेज टू द पावर m। देखो यहां पर क्या है? a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n। अगर मैं इस n को इधर और इस m को इधर कर दूंगा तब भी तो बात वही है। अगर मैंने यहां पर n कर दिया और होल रेज टू द पावर में m कर दिया तब भी तो बात वही है, क्योंकि ये आपस में तो मल्टीप्लाई होंगे, और जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये m इंटू n हो चाहे n इंटू m हो, वो बात एक ही हो जाती है। ठीक है, वो एक ही बात हो जाती है। ठीक है, मैं काम करता हूं, इसका ना थोड़ा सा हल्की सी थिकनेस इसकी कम करता हूं। हाँ, अभी सही लग रही है, थोड़ा सा ज्यादा अजीब सा मोटा मोटा सा लग रहा था। अब देखो a इंटू बी होल रेज टू द पावर n, a इंटू बी होल रेज टू द पावर n। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? ये आपकी ये वाली जो पावर है ना n, ये इसके ऊपर भी आ जाएगी और ये इसके ऊपर भी आ जाएगी एंड दिस विल बी a रेज टू द पावर n इंटू b रेज टू द पावर n। ठीक है, दिस विल बी a रेज टू द पावर n इंटू b रेज टू द पावर n। सिमिलरली अगर a डिवाइडेड बाई b होल रेज टू द पावर n है तो ये भी क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू a रेज टू द पावर n अपॉन b रेज टू द पावर n। ठीक है, तो ये जो पावर है, ये वाली जो पावर है, ये इसके ऊपर भी आ जाएगी और ये इसके ऊपर भी आ जाएगी। ये डन, इस तरह से ये हो जाता है, इस तरह से ये हो जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है a रेज टू द पावर m बाई n। तो इसको अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a रेज टू द पावर m, इसको हम लोग लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर 1 बाई n। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब m और 1 बाई n आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यही आ जाएगा m बाई n,
यही आ जाएगा m बाई n। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a रेज टू द पावर m की ये nth रूट है। 1 बाई करके कुछ भी होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं ऐसे सिंपली इधर देखना, लेट्स से 55 रेज्ड टू द पावर 1/3, तो इसका मतलब क्या होता है 55 की थर्ड रूट, इसका मतलब होता है 55 की थर्ड रूट, यही मतलब होता है। अगर मैं बोलूं 55 रेज्ड टू द पावर 4/9, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 55 रेज्ड टू द पावर 4 होल रेज्ड टू द पावर 1/9, मतलब 55 रेज्ड टू द पावर 4 की नाइन्थ रूट, यही मतलब हो जाता है। सिमिलरली अब अगर हमारे पास ये है a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर 1/n, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये क्या है, ये a रेज टू द पावर m की nth रूट है, ये a रेज टू द पावर की m की nth रूट है, तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर m और इसकी nth रूट, a रेज टू द पावर m इसकी nth रूट, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे what the hell, what the hell, we're doing something man, we're doing something, we're studying man, alright, anyway चलता रहता है, टेक्नोलॉजी है बेटा, ये सब चलता ही रहता है, ठीक है। तो चलो अब ये क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं या तो a रेज टू द पावर m की nth रूट, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं a की nth रूट होल रेज टू द पावर m, बात एक ही है, ठीक है। a की nth रूट होल रेज टू द पावर m, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, ये एक ही बात हो जाती है। आई एम श्योर ये वाली बात आप सबको समझ में आ गई होगी, और आप लोग फटाफट से वीडियो को कर देंगे क्या, आप लोग फटाफट से वीडियो को कर देंगे लाइक, a की nth रूट होल रेज टू द पावर m, आप लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है लॉगरिथम्स का, ठीक है। तो अगर भाई साहब log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x होता है, तो क्या होता है a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू व्हाट, m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x, ठीक है। m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x। आई होप ये वाली बात आप सब लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है, राइट। अच्छा, log 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि ये ऐसे होता है ना, a रेज टू द पावर दिस इज इक्वल टू दिस, तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो log 1 अगर होगा तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा, चाहे कोई भी बेस हो, ठीक है। और अगर मान लो log a बेस a है, नंबर भी सेम है, बेस भी सेम है, तो क्या होगा, यहां पर आएगा 1, क्यों, बिकॉज दिस रेज टू द पावर दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसकी कौन सी पावर से यही नंबर वापस मिल जाएगा, 1 से, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो यहां पर है log ऑफ mn बेस a, तो दिस विल बी इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a, मतलब अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन है और यहां पर एक बेस है, बेस सेम है, तो आप क्या कर दोगे, ब्रैकेट को खोलोगे, कैसे खोलोगे, log m बेस a प्लस log n बेस a, इस तरह से आपको ओपन करना होता है ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो log अब m बाई n टू बेस a, तो दिस विल बी log m बेस a माइनस log n बेस a, ठीक है, log m बेस a माइनस log n बेस a, राइट। अब देखो नेक्स्ट ये है log m रेज्ड टू द पावर n बेस a, तो ये जो पावर n है ना, ये उड़ के इधर आ जाती है और इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो दिस विल बी इक्वल टू n इंटू log m बेस a, जो पावर है वो उड़ के इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो log m बेस a, अब log m बेस a जो है ये बेस चेंज फॉर्मूले के बारे में यहां पर बात होगी, तो मैं एक काम करूंगा, मैं करूंगा log m अपॉन log a, और यहां पर मैं कोई भी अपनी मर्जी से बेस डाल सकता हूं, लेकिन वो बेस ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए। दिस इज नोन एज द बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, द बेस चेंज फॉर्मूला। तो log m बेस a अगर है तो ऊपर log m नीचे log a, और जो बेस है वो कॉमन होना चाहिए, तो इससे आपने बेस को चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर ये है 1 अपॉन log m बेस a, मुझे इसको रेसिप्रोकल करना है, तो बेस और नंबर की पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएंगी, मतलब अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेकर जाऊंगा तो a जो है वो नंबर बन जाएगा और m जो है वो बेस बन जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू log a बेस m, दिस विल बी इक्वल टू log a बेस m, ठीक है, ये हो जाएगा log a बेस m, राइट। नेक्स्ट देखो
ये है हमारे पास a रेज्ड टू द पावर log n बेस a। तो अगर ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम है तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा n। हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा n। ठीक है, हमारा आंसर यहां पर आ गया n, राइट। उसके बाद आप ये देखो log n रेज टू द पावर p बेस a रेज टू द पावर q। तो अभी हम लोगों ने यहां पर थोड़ी देर पहले देखा ना कि अगर ये log m रेज टू द पावर n है तो ये जो पावर है ये यहां पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पावर यहां पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी जो n की पावर p है वो तो यहां पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन ये जो a की पावर q है ये यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड कैसे होगी, तो देखो ये हो जाएगा हमारा p बाई q log n बेस a। अब आप देखो, अब आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो ये जो नंबर है ना, नंबर की जो पावर है वो तो यहां पर आकर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, p इंटू log n बेस a। लेकिन ये जो बेस की पावर है वो यहां पर आकर डिवाइड हो गई। तो ये बेस की पावर q थी, ये q जो है वो यहां पर डिवीजन में आ गया। तो दिस एंटायर थिंग विल बिकम p बाई q इंटू log n बेस a। ठीक है, और इसी के साथ हमारे रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉगरिथम्स के जितने भी फॉर्मूला थे वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आओ हम लोग आ जाते हैं इक्वेशंस पे। और अगर अभी भी आप में से किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। सारे के सारे फॉर्मूलाज अगर आपके पास एक साथ आ जाते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को याद करने में, समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? इट्स वेरी सिंपल, इट्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका पूरे का स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a, होल डिवाइडेड बाय 2a। ये हो जाता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें से अल्फा कैसे निकलेगा? अल्फा निकलेगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पूरे का स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a, और बीटा निकलेगा माइनस बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पूरे का स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a, होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2a। डन, ये हो गया। अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू c बाई a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाता है c बाई a। ठीक है, अब देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इक्वेशन कैसे आती है? अगर आपको रूट्स पता है और आपको इक्वेशन निकालनी है तो आप इक्वेशन कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाता है यहां पर, राइट। अब a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है? हमें मालूम है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? तो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी होल क्यूब क्या है? तो दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, राइट। a माइनस बी होल क्यूब क्या है? तो दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये आ जाता है a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, फिर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, आई होप ये आप लोग कॉपी कर रहे होगे साथ साथ। ठीक है, साथ साथ लिखोगे तभी काम बनेगा। मतलब इसको प्लीज ऐसे नहीं सोचना कि हमें कहीं से ये देखा दिखाया मिल जाए या किसी से कोई फील्ड मिल जाए, उससे फायदा नहीं होगा। फायदा इसी से होगा जब आप लोग खुद से लिखोगे। ठीक है, तो a माइनस बी होल क्यूब में ये आ गया। फिर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, दिस इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, मतलब ये जो आपका डिटर्मिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट है, सॉरी, ये जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है ये आपका 0 है, तो अल्फा भी माइनस बी बाई 2a आएगी और बीटा भी माइनस बी बाई 2a आएगी। तो आपकी जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगी और रियल होंगी। ठीक है, आपकी जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल होंगी। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो आपकी जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल होंगी। ठीक है, अब देखो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0, मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो आपकी रूट्स रियल है लेकिन अनइक्वल है।
ठीक है, क्यों अनइक्वल है? क्योंकि यहां पर अल्फा में क्या हो जाएगा, इसमें माइनस बी में ये कुछ ऐड होगा और बीटा में क्या होगा, माइनस बी में से ये माइनस होगा। ठीक है, तो अब अगर ये ग्रेटर दैन जीरो है तो आपकी रूट्स रियल होंगी, इमेजिनरी नहीं होंगी, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो रूट्स रियल होंगी लेकिन अनइक्वल होंगी। ठीक है, तो रूट्स आपके होंगी रियल एंड अनइक्वल, रूट्स होंगी रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, उसके बाद देखो, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आपकी क्या हो गई, रूट्स हो गई रैशनल। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर रूट करने के बाद एकदम साफ सुथरी फिगर आएगी, तो जो भी रूट बनेगी वो रैशनल रूट बनेगी, क्योंकि रैशनल क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स हो जाता है। ठीक है, तो जो भी आपकी रूट्स बनेगी वो होंगी रियल, रैशनल और अनइक्वल। ठीक है, रियल, रैशनल और अनइक्वल। अनइक्वल तो होंगी ना, क्योंकि अगेन यहां पर ये अगर जीरो नहीं है तो रूट्स आपकी अनइक्वल तो हैं। ठीक है, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो नहीं है, जीरो है तब तो रूट्स इक्वल हो गई, क्योंकि ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो माइनस बी बाई टू ए और माइनस बी बाई टू ए। ठीक है, और अगर मान लो आपका ये पॉजिटिव है तो रूट्स अनइक्वल हुई। अब अगर मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इससे क्या हो जाएगा कि जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो एक साफ सुथरी फिगर आएगी, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, तो फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स इज व्हाट, रैशनल नंबर। तो रियल होंगी, रैशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। तो आपकी रूट्स जो हैं वो होंगी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, आपकी रूट्स जो है वो रियल होंगी, रैशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो फिर आपकी रूट्स इरैशनल हो जाएंगी। तो रियल, इरैशनल और अनइक्वल हो जाएंगे आपकी रियल, इरैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, रियल, इरैशनल और अनइक्वल। ठीक है, रियल, इरैशनल और अनइक्वल। अच्छा, अगर मान लो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव में है, तो मतलब स्क्वायर रूट साइन के अंदर एक नेगेटिव फिगर, तो आपकी रूट्स हो जाएंगी इमेजिनरी और अनइक्वल। ठीक है, तो रियल नहीं रहेंगी, आपकी रूट्स हो जाएंगी इमेजिनरी और अनइक्वल। ठीक है, आपकी रूट्स हो जाएंगी इमेजिनरी और अनइक्वल। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि जो इरैशनल रूट्स होती है ना वो कॉन्जुगेट पेयर्स में अकर करती हैं। तो कॉन्जुगेट पेयर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर एक रूट आपकी m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n है तो दूसरी रूट क्या हो जाएगी, m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n, m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n, ये हमारी दूसरी रूट हो जाएगी। और इसको बोलते हैं कि ये कॉन्जुगेट पेयर्स हो गए, m प्लस रूट n और m माइनस रूट n। ठीक है, ये हमारे कॉन्जुगेट रूट, ये हमारे कॉन्जुगेट हो गए। अच्छा, अब देखो, इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल टू द अदर रूट, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 1। भाई अगर एक रूट 2 है, अगर एक रूट 2 है, दूसरी रूट 1/2 है, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। और हमें मालूम है कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, और अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c बाई ए, यानी 1 इज इक्वल टू c बाई ए, इसका मतलब c इज इक्वल टू a, इसका मतलब c इज इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू a। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा c इज इक्वल टू a, इसका मतलब हो जाएगा c इज इक्वल टू a। अच्छा, उसके बाद देखो, if one root is equal to the other root but opposite in sign, then their sum is equal to 0। अच्छा, अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, मतलब अल्फा मान लो 2 है और बीटा मान लो -2 है। ठीक है, तो दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन साइंस ऑपोजिट है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, -0। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -0, और अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, दिस इज इक्वल टू -b बाई ए। तो अब ये अल्फा प्लस बीटा तो 0 है, तो यहां पर इसकी जगह मैं 0 पुट कर दूंगा, 0 इज इक्वल टू -b बाई ए, तो -b इज इक्वल टू 0, यानी b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 0। तो अगर आपके जो रूट्स है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन है, तो b इज इक्वल टू 0। आई होप ये वाली बात आप सबको समझ में आ गई है। डन, चलो परफेक्ट। तो हम लोगों के पास ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला मैराथन आ चुका है, और मैथमेटिक्स के फॉर्मूला मैराथन में हम लोग 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम्स हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, और इक्वेशंस वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। लीनियर इनइक्वालिटीज में एसेट, जो चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इनइक्वालिटीज, उसमें तो एसेट कुछ होते नहीं है फॉर्मूलाज, तो उसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर ही नहीं सकते कुछ। हम लोग आ जाते हैं अपने फेवरेट चैप्टर पर, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस। ठीक है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आई इंटू टी, P इंटू आई इंटू टी।
फिर अमाउंट में अगर हम लोग देखें तो अमाउंट में या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या फिर आप अमाउंट में कर सकते हो P इंटू 1 प्लस IT। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। अब जो स्मॉल आई है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें या तो आप ऐसे कर दो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन PT, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो A माइनस P अपॉन PT, A माइनस P अपॉन PT, इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब स्मॉल टी टाइम अगर आपको निकालना है तो या तो आप ऐसे कर दो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन PI, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो A माइनस P अपॉन PI। ठीक है, A माइनस P अपॉन PI आप इस तरह से भी कर सकते हो, राइट। तो बस सिंपल इंटरेस्ट में और कोई फॉर्मूले थे नहीं, ये 4 फॉर्मूले थे, ये चारों के चारों फॉर्मूले यहां पर कंप्लीट हो गए। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हमारे पास आएगा अमाउंट। तो अमाउंट कैसे आएगा, P इंटू 1 प्लस I बाई नॉक P रेज्ड टू द पावर T इंटू नॉक P, रेज्ड टू द पावर T इंटू नॉक P, ये तो हो जाएगा अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो क्या आ जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I बाई नॉक P रेज्ड टू द पावर T इंटू नॉक P माइनस 1, रेज्ड टू द पावर T इंटू नॉक P माइनस 1। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अगर हम लोगों को निकालना है तो CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I रेज टू द पावर T माइनस 1 माइनस IT। ठीक है, 1 प्लस I रेज टू द पावर T माइनस 1 माइनस IT, ये हो जाता है। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा आएगा, 1 प्लस I बाई नॉक P रेज्ड टू द पावर T इंटू नॉक P माइनस 1, ये है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस में जो हम लोगों के सिंपल इंटरेस्ट के सारे फॉर्मूलाज वो हम लोगों ने कर लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे फॉर्मूलाज वो भी हम लोगों ने कर लिए। अब आओ हम लोग आ जाते हैं एन्युइटी पर। ठीक है, लेट्स लुक एट एन्युइटी। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला कैसे आता है, A इंटू 1 प्लस I बाई नॉक P रेज्ड टू द पावर T इंटू नॉक P माइनस 1 डिवाइडेड बाई I बाई नॉक P। ये फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू का क्या फॉर्मूला होता है, A अपॉन 1 प्लस I बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई I बाई नॉक P होल मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस I बाई नॉक P। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू। आई होप दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस I बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P माइनस 1 डिवाइडेड बाई I बाई नॉक P इंटू 1 प्लस I बाई नॉक P रेज्ड टू द पावर T इंटू नॉक P। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू का क्या फॉर्मूला हो जाता है, इट इज इनिशियल रिसीट या पेमेंट, इनिशियल रिसीट या पेमेंट प्लस PVAR फॉर N-1 पीरियड्स। ठीक है, इट्स इनिशियल रिसीट या पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर फॉर N-1 पीरियड्स, फॉर N-1 पीरियड्स।
ठीक है, ये हमारा एन्युइटी भी यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे परपेचुइटी पर। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज a अपॉन i बाई नॉक p, a अपॉन i बाई नॉक p। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी, ग्रोइंग परपेचुइटी क्या हो जाता है, ये होता है a अपॉन i माइनस जी, ये होता है a अपॉन i माइनस जी, वेयर i इज द नॉमिनल रेट, डिस्काउंटिंग रेट, एंड g इज द ग्रोथ रेट। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स। तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इज व्हाट, नॉमिनल रेट इज रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट, रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट। और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो लिखो दिस इज कैलकुलेटेड बाय finding out I in the following formula. This is calculated by finding out I in the following formula, and the formula is this. ठीक है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इस तरह से निकल के आता है। यहीं पर आपको स्मॉल आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और आपके पास कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकल कर आ जाता है। डन। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स और फाइनेंस भी कंप्लीट हो जाता है। अगर अभी भी किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया और आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़िया बनता है। और अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस देखो बड़ा सिंपल सा है। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n आइटम्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय, n आइटम्स को स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है तो ये आएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर्मूला फॉर सेलेक्टिंग r आइटम्स आउट ऑफ n आइटम्स, यहां पर क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला फॉर सेलेक्टिंग r आइटम्स आउट ऑफ n आइटम्स। तो दिस इज NCR, दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NCR एंड दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल, राइट। फॉर्मूला फॉर अरेंजिंग r आइटम्स आउट ऑफ n आइटम्स, ये अरेंजिंग है, अरेंजिंग r आइटम्स आउट ऑफ n आइटम्स। ठीक है, अरेंजिंग के लिए क्या हो जाएगा, अरेंजिंग के लिए हो जाएगा NPR एंड दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ऑब्वियस रिलेशन क्या आ जाएगी एनसीआर और एनपीआर के बारे में कि एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इंटू आर का फैक्टोरियल। ठीक है, एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर, एनपीआर इज नथिंग बट एनसीआर इंटू आर का फैक्टोरियल। कि आप पहले सेलेक्ट कर लो, उसके बाद उनको अरेंज करो इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल। ठीक है, ओके। अब उसके बाद है हमारे पास द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n आइटम्स इन अ सर्कल, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n आइटम्स इन अ सर्कल। तो सर्कल में किस तरह से आता है, सर्कल में आता है n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। और उसके बाद अब हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे आ गए सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वाले। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को हो सकता है लग सकता हो कि सर इसमें तो बहुत सारे और भी फॉर्मूलाज हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, जब हम लोग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस करते हैं तो बाकी सारे फॉर्मूलाज को एकदम ही इग्नोर कर देते हैं बिकॉज वी डू एवरीथिंग वेरी वेरी लॉजिकली। ठीक है, लेकिन यही कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इनको मैं कहता हूं कि इनको आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इन पे जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो एज इट इज फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। नॉर्मली जैसे कई सारे ऐसा भी होता है ना, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n आइटम्स इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट टू पर्टिकुलर आइटम्स आर नेवर टुगेदर, तो उसका भी एक फॉर्मूला बना हुआ है, लेकिन वो सारे फॉर्मूलाज हमारे लिए जरूरी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको बहुत ही आराम से लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो वी डोंट नीड टू मेमोराइज दोस फॉर्मूला। The number of ways of selecting r items out of n items such that one particular item is always included. The number of arrangement of n r items out of n items such that one particular item is never included. तो ये सारे कुछ अजीब अजीब से छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जिनका मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको ये वाले क्वेश्चंस कराए और हम लोगों ने क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि इन चीजों के फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर रटोगे तो अननेसेसरीली कंफ्यूज ही होगे। ठीक है, तो जस्ट गो विद द लॉजिक, राइट। आओ तो बचे हुए फॉर्मूला यहां पर ये देखते हैं। द नंबर ऑफ नेकलेसेस फॉर्म्ड विद n बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इज, n बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग सम और ऑल आइटम्स फ्रॉम अ सेट ऑफ n आइटम्स,
मतलब आपको कुछ या कुछ से ज्यादा आइटम्स को सेलेक्ट करना है, आपको n आइटम्स दिए हुए। अब अगर हर आइटम के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं तो 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, और अगर हर आइटम के लिए आपके पास 3 चॉइसेस हैं तो 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। इस तरह से ये आता है, ठीक है। अब n प्लस 1 CR कैसे आएगा? यह आ जाएगा NCR प्लस NCR माइनस 1, ठीक है। तो दिस इज n प्लस 1 NCR प्लस NCR माइनस 1, राइट। उसके बाद देखो ये है NCR अपॉन NCR प्लस 1। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो R प्लस 1 है इसको न्यूमरेटर में ले आओ, इसको न्यूमरेटर में ले आओ, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? ये n माइनस r, डिनोमिनेटर में आ जाएगा n माइनस r, ठीक है, n माइनस r। सिमिलरली यहां पर भी वही चीज है, ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी वही चीज है। देखो NCR माइनस 1 अपॉन NCR माइनस 1 अपॉन NCR, तो यहां पर भी मैंने वही बोला था, इसको यहां पर ले जाओ और यहां डिनोमिनेटर में क्या आएगा? दिस माइनस दिस, तो आ जाएगा r अपॉन n माइनस r माइनस 1, तो दिस इज r अपॉन n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1, ठीक। नेक्स्ट देखो, तो NCX इज इक्वल टू NCY एंड x इज नॉट इक्वल टू y, देन x प्लस y इज इक्वल टू n। तो ये जो x प्लस y है ये n के बराबर हो जाता है, राइट। उसके बाद इफ NPX इज इक्वल टू NPY एंड x इज नॉट इक्वल टू y, तो फिर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 2n माइनस 1, x प्लस y इज इक्वल टू 2n माइनस 1, ये आपका हो जाता है, ठीक है। अब देखो the number of diagonals in a polygon of n sides, the number of diagonals in a polygon of n sides is half into n minus 3, half into n minus 3, ठीक है। the number of diagonals in a polygon of n sides is half into n minus 3, डन। अब देखो डिवीजन ऑफ आइटम्स इन अ ग्रुप, सबसे पहले डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम्स इन अ ग्रुप। अब उसमें देखो उसके अंदर भी अगर हमें हर ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए, तो देखो the number of ways to divide n students into k groups of h students each is given by, तो ये आपका आएगा n factorial upon k factorial into h factorial raised to the power k. This will be your answer, ठीक है, this will be your answer, n factorial upon k factorial into h factorial whole raised to the power k, ये होगा, ठीक है। तो इक्वल आइटम्स इन एवरी ग्रुप आएगा। द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड n स्टूडेंट्स इनटू k ग्रुप्स ऑफ h स्टूडेंट्स ईच। तो आपने n स्टूडेंट्स को डिवाइड किया, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया? k ग्रुप्स में डिवाइड किया, और हर ग्रुप में आपके पास h स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से आपके पास टोटल नंबर निकल कर आएगा, ठीक है। अगर अनइक्वल आइटम्स आपको करने तो द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड n आइटम्स इनटू 3 ग्रुप्स, एक में a आइटम्स हो, दूसरे में b आइटम्स हो, तीसरे में c आइटम्स हो, सच दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू n। तो ये कैसे आ जाएगा? ये आएगा n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल, ठीक है। ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल। इस तरह से ये आपका आंसर आएगा, राइट। फिर देखो डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स इन अ ग्रुप। तो अब यहां पर आइडेंटिकल आइटम्स हैं, अलग अलग आइटम्स नहीं है। पहले यहां पर हमारे पास डिस्टिंक्ट आइटम्स चल रहे थे और अब हम लोग आ गए आइडेंटिकल आइटम्स में, ठीक है। तो द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू k ग्रुप्स ऑफ h आइटम्स ईच। तो n लोगों को आपको डिवाइड करना है, k ग्रुप्स में डिवाइड करना है, और हर ग्रुप में आपके पास h आइटम्स होने चाहिए। तो ये कैसे आएगा? ये आएगा n फैक्टोरियल अपॉन h फैक्टोरियल होल रेज़ टू द पावर k, ठीक है। n फैक्टोरियल अपॉन h फैक्टोरियल होल रेज़ टू द पावर k। मैं आपको थोड़ा सा इसको याद कराने की कोशिश करता हूं। देखो जब आपके पास ये था ना डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम्स इन अ ग्रुप, तो उसके अंदर भी यही था, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड n आइटम्स इनटू k ग्रुप्स ऑफ h स्टूडेंट्स ईच। यानी n स्टूडेंट्स को आपको डिवाइड करना था, k ग्रुप्स में डिवाइड करना था, और h हर ग्रुप में h स्टूडेंट्स होने थे। तो ये फॉर्मूला निकल कर आया था n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल इनटू h फैक्टोरियल रेज़ टू द पावर k। लेकिन ये तब है जब डिस्टिंक्ट आइटम्स थे। जब आइडेंटिकल आइटम्स होंगे तो फॉर्मूला ऑलमोस्ट यही है। देखो फॉर्मूला ऑलमोस्ट यही है, इट्स जस्ट यहां पर डिनोमिनेटर में k फैक्टोरियल था, यहां पर डिनोमिनेटर में k फैक्टोरियल नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। तो दिस इज फॉर डिस्टिंक्ट आइटम्स एंड दिस इज फॉर आइडेंटिकल आइटम्स। तो अगर आपको आइडेंटिकल आइटम्स को ग्रुप्स में करना है, मल्टीपल ग्रुप्स में करना है, हर ग्रुप में कुछ k आइटम्स हो, h आइटम्स हो, हर ग्रुप में आपके पास h आइटम्स हो, तो आप इस तरह से कर सकते हो,
ठीक है। और अगर आपको डिस्टिंक्ट आइटम्स को करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। किसी एक नंबर के अगर आपको फैक्टर्स निकालने तो क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ अ नंबर रेफर टू ऑल द नंबर्स व्हिच डिवाइड इनकम्प्लीटली। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा? नंबर को आपको इस तरह से एक्सप्रेस करना होगा, p रेज टू द पावर a, q रेज टू द पावर b, r रेज टू द पावर c एंड सो ऑन, ठीक है। और जहां पर ये p, q और r है ना, ये सारे के सारे होंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कि प्राइम नंबर्स हैं, जो कि प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और फिर आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे, ये जो पावर्स हैं a, तो a+1 इंटू b+1 इंटू c+1, इस तरह से आएगा ये a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड फाइनली द लास्ट थिंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n सर्कल्स विल बी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n सर्कल्स विल बी n इंटू n+1, n इंटू n, सॉरी n इंटू n-1, n इंटू n-1, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n सर्कल्स विल बी n इंटू n-1, ये हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n सर्कल्स। डन। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n सर्कल्स आ जाएगा n इंटू n-1 एंड दिस इज डन। तो हमारा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस भी यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पर। अगर अभी तक भी किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक। वीडियो को आप लोग कर देंगे क्या? वीडियो को आप लोग कर देंगे लाइक, ठीक है। देखो, सबसे पहले आ जाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह से होगा। फिर अगर आपको फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो और आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने तो कैसे होता है ये? तो होता है l माइनस a अपॉन डी प्लस 1, l माइनस a अपॉन डी प्लस 1, ठीक है। l माइनस a अपॉन डी प्लस 1, इससे हमारे पास पूरी सीरीज के टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो निकल कर आ जाते हैं। फिर सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये कैसे आता है? ये आता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी, ठीक है। n/2 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी, इस तरह से निकल कर आ जाता है। और अगर मान लो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी पता हो तो कैसे आएगा? तो फिर ये आएगा n/2 इंटू a प्लस एल, n/2 इंटू a प्लस एल, ये आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ द सीरीज व्हेन द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स आर नोन एज n/2 इंटू a प्लस एल, ये आ जाता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखो तो nth टर्म, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे आता है? a इंटू आर रेज टू द पावर n-1, इस तरह से आ जाता है। फिर सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, अगर r जो है वो 1 से बड़ा है, अगर r 1 से बड़ा है तो ये कैसे आता है? a इंटू आर रेज टू द पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। और अगर r 1 से छोटा है तो ये कैसे आएगा? a इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, ये आ जाएगा। इनफाइनाइट सीरीज का सम टोटल कैसे आता है? इनफाइनाइट सीरीज का सम टोटल आता है a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज का सम टोटल आता है a अपॉन 1 माइनस आर, राइट। ऑफ कोर्स r जो है वो 1 से छोटा ही होगा, ओके। अगर स्पेशल सीरीज के बारे में हम लोग बात करें तो सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कैसे आएगा? दिस विल बी n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। दिस विल बी n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स कैसे आता है? ये आ जाता है n स्क्वायर। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे करते करते तो ये आएगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 होल डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। n इंटू n+1 इंटू 2n+1 होल डिवाइडेड बाई 6। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, क्यूब्स में कैसे आता है? दिस विल बी n इंटू n+1 होल डिवाइडेड बाई 2, ये तो यही वाला है जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का है, और इसका आप कर दो स्क्वायर, इसका आप कर दो स्क्वायर, ठीक है। तो n इंटू n+1 होल डिवाइडेड बाई 2, इसका हम लोगों ने कर दिया स्क्वायर, राइट। अब जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना कि सम ऑफ द सीरीज सच एज 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स, या 2 प्लस 2 2 प्लस 2 2 2 टू n टर्म्स,
तो इस तरह से आपको अगर मान लो इस टाइप की आपकी सीरीज है तो आपको इसका सम टोटल क्या, तो इसका आंसर कैसे आएगा, ये आएगा नंबर डिवाइडेड बाई 9, नंबर डिवाइडेड बाई 9 इनटू 10 into 10 raised to the power n minus 1 whole divided by 9 minus n. ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अगर आपका यहां पर सपोज 1 है तो आप यहां पर 1 रख दोगे, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। अगर मान लो ये 2 है तो आप यहां पर 2 पुट कर दोगे, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। अगर मान लो ये 3 है तो यहां पर आप नंबर की जगह 3 पुट कर दोगे, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा एंड सो ऑन। ध्यान रहे ये सीरीज जा रही है टिल एंड टर्म्स, ये सीरीज टिल एंड टर्म्स जा रही है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे आते हैं एग्जाम में कि 7 + 7 7 + 7 7 7 प्लस डॉट 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 टिल एंड टर्म्स है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये वाला फॉर्मूला लिखना है और यहां पर नंबर की जगह पर आपको 7 लिख देना है और आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली सम ऑफ द सीरीज 0.1 + 0.11 + 0.11, अगर इस टाइप की सीरीज है तो फिर आपको क्या करना होगा, तो फिर आपको यहां पर करना होगा जैसे 0.1 + 0.11 + 0.111 ये डॉट 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 एन टर्म्स है, तो इसमें आपका आएगा 1/9 इनटू बॉक्स ब्रैकेट ओपन करके n माइनस करोगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करोगे, फिर लिखोगे 1 - 0.1 raised to the power n whole divided by 9. दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब अगर मान लो यहीं पर होता 0.7 + 0.77 + 0.777 प्लस डॉट 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 टिल एन टर्म्स, तो यहां पर 1 की जगह पर आप 7 पुट कर देते। ठीक है, अगर मान लो ये होता 0.6 + 0.66 + 0.666 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स, तो यहां पर आप 1 की जगह पर 6 पुट कर देते, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहता। ठीक है, और इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। डन, तो फटाफट से आप लोग वीडियो को कर दो लाइक। हम लोग आ गए चैप्टर नंबर 7 पर, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस पर। तो देखो सबसे पहला जो हम लोगों का यहां पर फॉर्मूला है वो आएगा नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स विद अ सेट विद n एलिमेंट्स। तो एक अगर सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो उसके बन सकते हैं 2 raised to the power n सबसेट्स। ठीक है, प्रॉपर सबसेट्स कितने बन सकते हैं, 2 raised to the power n - 1। प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं 2 raised to the power n - 1। अब a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, ये हो जाता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, ये हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी विल बी व्हाट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाता है, ये हो जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आ जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, चलो सेट्स में और कुछ है नहीं, रिलेशंस पे आते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ प्रोडक्ट सेट, तो अगर आपके पास कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आपको निकालना है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कैसे आएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। ओके, दूसरा देखो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कंटेनिंग m एंड n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाए, कितनी हो जाएंगी, रिलेशंस होता क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में m इंटू n एलिमेंट्स होंगे, इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं, 2 raised to the power m इंटू n, तो उतनी ही रिलेशंस हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 raised to the power m इंटू n। ठीक है, दिस विल बी 2 raised to the power m इंटू n। अब देखो, a relation R on set A is reflexive. Reflexive relation कब होती है, if A comma A belongs to R for all A belonging to A। मतलब हर एलिमेंट का खुद के साथ अगर एक रिलेशन हो तो उस वाली रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अगर कोई सिमेट्रिक रिलेशन है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब B कॉमा A शुड ऑल्सो बिलोंग टू R। अगर ऐसा है तो दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, अगर ऐसा है तो दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये ट्रांजिटिव होना चाहिए।
Transitive. A relation R on the set A is a transitive relation. A relation R on set A is a transitive relation. Transitive relation अगर A, B R को बिलोंग करता है एंड B, C भी R को बिलोंग करता है, और इससे इंप्लाई होता है कि A, C भी R को बिलोंग करता है। अगर ऐसा है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाती है। और फंक्शंस में कुछ है नहीं, मतलब कोई फॉर्मूले नहीं है ना एज सच, तो फंक्शंस में क्या हो गया, राइट द फंक्शन। अगर बस एक इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या है, 3 स्टेप का प्रोसेस है। तो अगर आपके पास सपोज एक फंक्शन है, लेट्स से एक एग्जांपल ले रहा हूं, y = x + 1/2, इसका आपको इनवर्स निकालना है। सपोज दिस इज द फंक्शन f of x = x + 1/2, इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 है कि आप इसको ऐसे लिखोगे y = x + 1/2। स्टेप 2 क्या है कि आप LHS में x ले आओगे, बाकी सारी चीजें RHS में। तो दिस विल बी 2y = x + 1, तो दिस विल बी x + 1 = 2y, तो दिस विल बी x = 2y - 1। ठीक है, अब जब ये आ गया आपके पास, तो स्टेप 3 इज व्हाट, स्टेप 3 इज वेरी सिंपल। x की जगह पर आप लिख दोगे f इनवर्स ऑफ x, और ये जो y है RHS में, इसकी जगह पर आप लिख दोगे x। तो f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा आपका 2x - 1, f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा 2x - 1। यही 3 चीजें यहां पर दी हुई है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 कैलकुलस, उसके बारे में हम लोगों ने कई बार बात की हुई है कि कैलकुलस करने की कोई जरूरत नहीं है। कैलकुलस में जितना टाइम और एफर्ट आप लगाते हो, उतना ही टाइम और एफर्ट अगर आप बाकी चैप्टर्स में लगाओगे तो आपको ज्यादा स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो इसलिए कैलकुलस से रिलेटेड हम लोग यहां पर फॉर्मूलाज भी डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी दिस इज डन, सारे के सारे चैप्टर्स के हम लोगों ने फॉर्मूलाज कर लिए हैं। तो आई होप ये वाला सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल जरूर रहा होगा। इसको शेयर करना सबके साथ। काफी टाइम से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर फॉर्मूला मैराथन ले आओ, फॉर्मूला मैराथन ले आओ, तो आ गया भाई फॉर्मूला मैराथन, और बहुत ही जल्दी स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स का भी फॉर्मूला मैराथन में लेकर आप लोगों के सामने आऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना